नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। तीसरा फेज भी जिस दौर में पहला और दूसरा फेज हुआ था, यानी बीजेपी वहां पर थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आई थी, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। और तीसरा फेज जहां 71 सीटें 71 सीट्स आउट ऑफ 93 सीट्स अगर बीजेपी के पास थी, तो यहां पर पिछड़ने का मतलब क्या हम ये माने कि अब चुनाव की जो चार चरण, चार फेजेज और हैं चुनाव के, उसमें भी पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई देगी। कैसे देखा जाए, क्या कुछ आपका विश्लेषण है इस पे? राजीव जी, मेरा ये मानना है कि जो मैंने पहले भी कहा था, फ्राइडे को भी कहा था, सैटरडे को कहा था आपको जी, तीसरे चरण में बीजेपी के लिए चुनाव खत्म हो जाएगा और वो चुनाव खत्म हो गया है। ये 93 सीट्स में से इनको 81 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में एनडीए को। जी, आपने 71 बताई हैं बीजेपी की, मैं एनडीए की बता रहा हूँ 81 सीट। आपके सवाल 3-4 हैं, मैं 3-4 का जवाब देता हूँ। मैं अपनी बात थोड़ी सी फ्राइडे को, पिछली जो सेशन था शनिवार का, उससे शुरू करूं। जी, मैंने आपको एक चीज कही थी कि मैंने कहा था कि फ्राइडे को शेयर किया है 700 पॉइंट। फिर आपने मुझे करेक्ट किया था कि शनिवार को तो मार्केट बंद रहता है। शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिनों को मिला के निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिला के टोटल क्रैश जो हुआ है 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गायब हुआ है। वैसे जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब जो सारे स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें आप कह सकते हैं कि भाई 10 लाख करोड़ तो कुछ नहीं होता है। हजारों करोड़, हजारों लाखों करोड़ का पूरा चुनाव के टाइम में 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप गायब होना, ये बहुत बड़ा मानी रखता है, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये कोशिश करती है कि चुनाव के समय स्टॉक मार्केट को गेन करना चाहिए, और ये तमाम कोशिशों के बावजूद क्रैश हुआ है। मतलब सरकार ने पूरी कोशिश की होगी कि ये चीज नहीं हो, पर वो रोक नहीं पाई। ये बड़ा इंडिकेशन है राजीव जी कि इस बार में इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका यकीन खत्म हो गया है। देखिए, 2 तरह के सपोर्टर कार के, 3 तरह के हैं। एक तो सपोर्टर जनता है, दूसरा सपोर्टर ये मानते रहे महिलाएं हैं, और तीसरा सपोर्टर मार्केट है। जनता पूरी तरह खिलाफ खड़ी हुई है, जो तीनों में आप देख रहे हैं। और ये कोई स्टेट के हिसाब से नहीं है कि कोई राज्य, पर्टिकुलर राज्य में ये चीज हो, ये अक्रॉस है। मतलब पूरे जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां, और खासकर बीजेपी के राज्यों में आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जब मैं कहता हूं तो फर्स्ट और सेकंड फेज में आप देखें तो राजस्थान खास है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं मध्य को और छत्तीसगढ़ को उतना नहीं मान रहा हूं, राजस्थान को बड़ा मान रहा हूं, उत्तराखंड को बड़ा मान रहा हूं फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज और थर्ड फेज में, सेकंड फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया इन्होंने, रविकांत जी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया।
थर्ड फेज में जो सीटें हैं, 10 सीटें हैं, कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 10 तीन सीटें तो परिवार की है, शिवपाल जी के बेटे की है, रामगोपाल जी के बेटे की है और डिम्पल की है, फिरोजाबाद और बदायूं और मैनपुरी से। जी। संभल में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया आज। काफी बड़ी वहां तनातनी का, टेंशन का माहौल रहा संभल में। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये आप कह रहे हैं कि तीसरे बाद कैसा लग रहा है। आप चौथे फेज के बाद भी ऐसे ही पूछेंगे, पांचवें के बाद भी ऐसे ही पूछेंगे। जी। अब ये फेज का मामला खत्म हो गया राजीव जी। तो ये मानना चाहिए कि बीजेपी को 200 के ऊपर मिलती हैं सीटें कि 200 के नीचे मिलती हैं, क्योंकि बहुमत का जो बीजेपी का मामला था वो खत्म हो चुका है। अब ये मामला, हम जिस चीज को लेकर बात कर रहे थे कि बहुमत मिलेगा 300, अभी भी पीएम तो आज भी उन्होंने यही कहा ना कि उनको 400 क्यों चाहिए। वो जो कह रहे हैं इंटरव्यू में कि 400 और 370 क्यों चाहिए, तो जो मुद्दा है वो ये कि ये चुनाव बेसिकली खत्म हो गया है, बीजेपी के लिए भी खत्म हो गया है, और देश की रुचि भी आप पाएंगे कि कल से या परसों से पूरा का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा इस चुनाव को लेकर। अब देखिए, आप जो तीसरे फेज की जो आपने बात की, तीसरे फेज के दो बड़े एलिमेंट हैं। 26 सीटें गुजरात की है और 14 सीटें कर्नाटक की है, और महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, और यूपी की जो आपने अभी बात की थी 10 सीटें 10 सीटें हैं। तो पिछली बार 8 सीटें थी बीजेपी के पास 10 में से यूपी में जी, और महाराष्ट्र में 9 सीटें एनडीए के पास थी, और कर्नाटक में तो आपको पता ही है लगभग सभी थी, 1 या 2 सीटों को छोड़ के। नहीं, पूरी थी 14 की 14 जो इस बार अभी हो रही हैं। नहीं, इस बार तो है, मैं तो कह रहा 28 की बात कर रहा हूं। हाँ जी जी। तो 28 में से 1 केवल कांग्रेस को थी और शायद 2 जेडीएस को थी जो इनके साथ है। इस बार 14 की 14 ये। अब देखिए क्या हो गया पूरा का पूरा फैक्टर, कि ये जो इलाका है पूरा का पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है, जहां चुनाव हुआ है पूरा का पूरा, और उसमें जो इलाके हैं वो ऐसे हैं जहां सदर्न बेल्ट में पहले हो चुका है पिछले फेज में, इसमें बेंगलुरु सिटी भी शामिल है। इसमें इनके सारे बड़े लोग फंसे हुए हैं, और ये सारी की सारी सीटें इनके हारने की बन रही हैं। जहां मतलब कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पिछले मुख्यमंत्री बम्बई खड़े हुए हैं, फिर जगदीश शेट्टार जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे फिर बीजेपी में चले गए, वो बेलगाम से खड़े हुए हैं। प्रहलाद जोशी जो मिनिस्टर हैं वो खड़े हुए हैं धारवाड़ से। फिर गुलबर्गा से खड़गे साहब के सन इन लॉ खड़े हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है इस समय 14 सीटों का, ये बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो गया है। इसी बीच फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो ये हुआ इनका रेवन्ना का कांड, तब जो उज्ज्वला की जगह प्रज्वला हो गया है जी बीजेपी के लिए, तो उसने पूरे के पूरे घरों के चूल्हों को जला दिया है। मतलब चाहे उज्ज्वला नहीं पहुंचे, प्रज्वला पहुंच गया है और घरों में आग लगी हुई है वहां को हराने के लिए। गुजरात में कम से कम 10 सीटों पर तगड़ा मुकाबला है, जिसमें राजकोट भी है और तमाम जो राजकोट का तो आपको पता ही है, जहां पुरुषोत्तम रूपाला जी फेस कर रहे हैं पूरा का पूरा, जो मिनिस्टर हैं, फिशरीज के मिनिस्टर हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, बनासकांठा है, साबरकांठा है, आनंद है, वलसाड है, भरूच है, पोरबंदर है, नवसारी है,
ये तमाम जो 8-10 सीटें हैं, और गांधीनगर जो सीट है इनके, हमारे अमित शाह साहब की, जहां 16 लोगों को बिठाया गया। आप कल्पना कीजिए कि अगर 26 में से 10 सीटें, 12 सीटें गुजरात में तनाव में पूरी की पूरी, और जहां इन्होंने पूरी जीती हो, वहां क्या स्थिति होना चाहिए। तो ये जो 26 और 14, 40 सीटें हैं, मैं बाकी मध्य प्रदेश में भी राजगढ़ की जो सीट है, खास करके जहां दिग्विजय से हुए हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी जो महंत जी की वाइफ की सीट है, मैं आपको कई सीटें गिना, तो मैं सीटों में नहीं जा रहा हूं, मैं एक लहर में जा रहा हूं कि बीजेपी के राज्यों में इस समय स्थिति खराब है। जो कि बीजेपी के राज्य गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम जो राज्य हैं, और फर्स्ट फेज में जो थे उत्तर प्रदेश में भी बुरी हालत है। उत्तर प्रदेश के बारे में चूंकि रविकांत जी ने कहा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ स्थिति काफ़ी खराब है। मतलब इस बार आंकड़ा बदल सकता है। आपको भी ये 7वें फेज तक यही मिलने वाला है, क्योंकि अब जो राज्य बचे हैं, बड़े राज्य जो बचे हैं, 288 के करीब सीटें हो गई हैं ऑलरेडी, 289 के करीब हो गई हैं, मतलब आधी से ज़्यादा हो चुकी हैं 3 फेज में। अब जो सीटें बची हैं वो मेजर सीटें बची हैं बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड और पंजाब में, और दिल्ली में, जो मेजर एरिया मानते हैं। हरियाणा अब मैं, हाँ हरियाणा, आपने आज हरियाणा में जो डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा सरकार ही पूरी की पूरी लगभग उलट गई है। तो इसलिए अब जो स्थिति है वो तो बीजेपी के हाथ में वैसे भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्शन तो राजीव जी पूरा का पूरा उसका निर्णय तो हो चुका है। मतलब जो ईमानदारी का निर्णय है, गणित का निर्णय तो हो चुका है। अब जो अंग्रेजी में शब्द है हेलुसिनेशन, मति भ्रम, कि रात को आदमी कांग्रेस में सोता है, सुबह जागता है तो बीजेपी में जागता है, तो वो जो स्थिति हो गई है कि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो प्रधानमंत्री जी एक जगह भाषण में मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, और एक जगह किसी अखबार के साथ इंटरव्यू में कहते हैं कि मुसलमान तो हमारे मतलब बंधु हैं। तो ये जो अब जो स्थिति है, वो उसका जो अब जो स्थिति है, वो संकट जो है ओरिजिनली वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी संकट हो गया है। मतलब ये जो चुनाव है, अब ये चुनाव का जो रिश्ता है वो देश से खत्म हो गया है, क्योंकि इस चुनाव के अब तक के जो फेजेस हैं उसमें एनडीए के अलायंस को भी समझ में आ गया है, जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी गए उनको भी समझ में आ गया है, बीजेपी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और अब उनके पास जीतने को कुछ नहीं है। जैसे बंगाल का मैं उदाहरण दूं, ये जो राजभवन की घटना हुई उसने पूरा का पूरा मामला आपने देखा कि किस तरह से उलट दिया है। और जो संदेश खाली को लेकर जो वीडियो सामने आया कि वहां कुछ नहीं था और उसको बनाया गया, पूरे के पूरे मामले। महाराष्ट्र में के पूरे जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहिए या बॉम्बे में कहिए या और जगह कहिए, बहुत स्थिति खराब है। मतलब जो अगर आप बारामती को बैरोमीटर मान, जहां अजीत पवार की वाइफ और शरद पवार की बेटी के बीच में मुकाबला है, तो वो बहुत चीजों को तय कर देगा महाराष्ट्र के आगे आने वाली पॉलिटिक्स में। तो बीजेपी का मामला बचा नहीं। राजीव जी जो आप कह रहे हैं ना कि आप इस फेस को देखकर क्या लगता है
अब किसी भी फेस को कुछ लगेगा नहीं। अब तो हमको देखना चाहिए कि मोदी जी का अगला कदम क्या होता है। मतलब वो राष्ट्र के नाम संदेश में कोई बड़ी घोषणा तो नहीं करने वाले हैं, या कोई रविकांत जी हंस रहे हैं मतलब मेरी बात पर। तो वो संभव है इसलिए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, चौंका सकते हैं। चुनाव जो है बीजेपी के हाथ से खसक गया राजीव जी, इसलिए अब वो इश्यूज अलग हो गए हैं। जो मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, बीजेपी के पास अब कुछ करने को या गेन करने को बचा नहीं है सारी जगह, पूरे देश में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।